व्हाट इज फॉरेस्ट? अब बोलोगे जंगल। बेटा फॉरेस्ट में जाके ना हमें कोई जोमेटो और स्विगी की डिलीवरी नहीं करनी पड़ती। तो वेयर दे विल कम टू अस एंड देन वी विल बी इन द डेंजर। देखो रूफ के बाद अंदर जाओगे तब स्टोरी 100% इट इज अ पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन। हाउ एनिमल्स आर हेल्पफुल फॉर द फॉरेस्ट, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिसाइक्ल्ड इनसाइड द फॉरेस्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायनामिक लिविंग एंटिटी। Hello dear kiddos, welcome to YD's Concept Classes. I am your mentor Yogita Dhami and here we are in our 6th to 8th zone to cover a new chapter for class 7 science, that is forest or lifeline. बेटा forest such a easy chapter, पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो है ना, सब कुछ पहले से पता है. Yes, no doubt this is a easy chapter. बट वेन चैप्टर बिकम्स इजी देन क्वेश्चन बिकम्स डिफिकल्ट, है ना. बेटा इस चैप्टर में यही समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कौन से क्वेश्चन बनेंगे, उनका आंसर कैसे लिखा जाएगा. सो दिस इज द कंफ्यूजन अमंग द किड्स. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो sit with your NCERT or your school notes or a notebook or a pen so that you can note down the important question and how to answer them also. ठीक है, so let's get started and see. बेटा forest अगर ऐसे ऊपर से देखो तो कितना शांत लग रहा है ना. It is so still and so beautiful also. But when you go deep inside the forest, then you see the real picture. है ना, forest is not still at all. It is full of life and vitality. Sometimes it has become so scary. Sometimes it has looks so beautiful. Sometimes it is so looks creepy because of the unknown insects. But sometimes it is so mesmerizing. Yes. So forest is a dynamic living entity. ये लाइन जो डायनेमिक लिविंग एंटिटी मैंने बोली ना, इसको हमें लास्ट में अच्छे से एक्सप्लेन करना है और इसका आंसर भी लिखना है. ठीक है. राइट नाउ व्हाट इज फॉरेस्ट? अगर फॉरेस्ट को देखो बेटा तो फॉरेस्ट इज अ इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स दैट वी नो, है ना. बट व्हाट इज फॉरेस्ट? अब बोलोगे जंगल. I'm not asking the meaning. How you will define the forest? Forest is actually a large area of land which is covered with variety of trees and plants. है ना, कितनी सारी वैरायटी के प्लांट्स और ट्रीज आपको वहां मिल जाएंगे, isn't it? और फॉरेस्ट को बेटा हम बोलते हैं कंप्लीट इकोसिस्टम. What is the meaning of ecosystem first of all? A ecological system which is self-sustaining. बेटा फॉरेस्ट में जाके ना हमें कोई जोमेटो और स्विगी की डिलीवरी नहीं करनी पड़ती, है ना. वहां पे एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट. फॉरेस्ट खुद उनको सब कुछ प्रोवाइड करवा देता है ना. दैट्स व्हाई इट इज अ कंप्लीट इकोसिस्टम एंड दिस इकोसिस्टम इज कंटेनिंग टू कंपोनेंट्स बेसिकली. क्या होते हैं वो? बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट. क्लास 6 में पढ़ा था ना. यस, बायोटिक कंपोनेंट्स आर एक्चुअली द ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ दैट एरिया. दे आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स. And abiotic components are those non-living things on which biotic components depends. For example, sunlight, air, water, rocks, minerals, ये सब. ठीक है. So these are the abiotic components. तो इन्हीं से मिलके क्या बना होता है पूरा का पूरा ये forest का ecosystem. Got it? Now, you know that inside forest there are variety of trees and plants. Now, can you tell me some trees which are usually found in the forest? बताओ. Can you tell me? बेटा देखो, नीम, आंवला, बैम्बू ये सब तो हर जगह मिल जाते हैं, हमारे घर के बाहर ही मिल जाएंगे, है ना. दीज आर ऑल्सो फाउंड इन द फॉरेस्ट. बट अदर देन दीज देर आर सम कॉमन ट्रीज विच आर यूजुअली फाउंड इन एवरी फॉरेस्ट. कौन कौन से? हैव अ लुक हियर. ये देखा कभी? व्हाट इट इज? इट इज फिग. हिंदी में बोलो तो इसको अंजीर बोलते हैं एंड इट इज अ वेरी गुड ड्राई फ्रूट, है ना. सो दिस प्लांट, अदर देन दैट शीशम, साल, टीक, दीज आर सम ऑफ द कॉमन प्लांट्स विच आर फाउंड इन द फॉरेस्ट, है ना. इसके अलावा और भी हैं. ये देखो कैर इज वन ऑफ द डेजर्ट प्लांट. इसकी बेरी ना इट इज वेरी गुड फॉर स्टमक. ठीक है. ये देखो प्लाश के फूल, दे आर सो ब्यूटीफुल. कचनार, अगेन अ फ्लोरल ट्री. सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन ट्रीज विच आर फाउंड इन द फॉरेस्ट. बट ट्रीज के अलावा बाकी भी तो वैरायटी होती है ना प्लांट्स की. क्लास 6 में पढ़ा हुआ है वैरायटी ऑफ प्लांट्स. यस और नो? यस. हैव अ लुक हियर. बेटा inside the forest you will find each and every kind of herbs, shrubs, creepers, climbers. So forest is actually full of vegetation. वहां पे आपको हर वैरायटी का प्लांट मिल जाएगा, है ना. और पता है यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, यहाँ पर हमें कोई भी प्लांट जाके ग्रो करके नहीं आना पड़ता, है ना. एवरी प्लांट ग्रो ऑन इट्स ओन इनसाइड द फॉरेस्ट. व्हाई? बिकॉज फॉरेस्ट प्रोवाइड such favorable environment condition to the plants so that they can grow on their own. Beta, nutrient, water, mineral, carbon dioxide, everything is available inside the forest, isn't it? Yes. Now, we just seen some common plants which are found in each and every forest. So it means all the forests are same. सारे फॉरेस्ट फिर तो सेम होने चाहिए ना, अगर वही वैरायटी के प्लांट मिलेंगे. एक्चुअली नो बेटा, ये वाली वैरायटी के प्लांट तो आपको घर के बाहर ही मिल जाएंगे. यस और नो? यस. एक्चुअली फॉरेस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. हैव अ लुक हियर. ये देखो, दिस इज रेन वाटर फॉरेस्ट. ठीक है. दिस इज द फॉरेस्ट ऑफ अ वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन. दिस इज द फॉरेस्ट ऑफ अ माउंटेन एरिया.
दिस इज द फॉरेस्ट ऑफ अ रिवर एरिया वेयर देयर इज डेल्टा, है ना, कितना वेरिएशन है ना. नाउ व्हाई देयर इज अ वेरिएशन? बिकॉज ईच एंड एवरी प्लांट नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशन टू ग्रो. किसी को पानी ज्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए, किसी को वार्म क्लाइमेट चाहिए, किसी को ठंडी एरिया चाहिए. यस और नो? यस. सो द टाइप ऑफ फॉरेस्ट डिपेंड्स ऑन जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन. इन दोनों वर्ड्स को कहीं पे लिख लो. व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन फॉरेस्ट? Forests are different from each other depending on geographical and climatic condition of that particular region. ठीक है, जहां पे वो ग्रो करेंगे उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग वो वेरिएशन होता है फॉरेस्ट में. गॉट इट? नाउ बेटा अगर इन फॉरेस्ट को ध्यान से देखो तो देखो ट्री का सबका ट्रंक तो सेम ही होता है. ये देखो ये भी स्ट्रेट ब्राउन है, यहां पर भी स्ट्रेट नहीं है लेकिन ब्राउन तो है ही, है ना. सो एवरीवेयर ऑलमोस्ट ट्रंक्स आर सेम. सो व्हाट इज मेकिंग दीज फॉरेस्ट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? कैन यू सी द शेप ऑफ दीज ट्रीज? ये देखो ये अलग शेप है, राउंड काइंड का टाइप ऑफ. दिस इज कोनिकल शेप. Here they are having different shape, different color also, isn't it? So actually this upper part of the tree is varying and that's why these forests are looking different. Yes or no? Yes. And this upper part of the tree is known as crown of the tree. ठीक है, देखो the upper part of the tree is called crown and due to this crown there is a different shapes that we can see in the trees. Have a look here. यहाँ पे देखो 5 types के tree हैं. कितना वेरिएशन है ना, सब अलग अलग लग रहे हैं. दिस इज कोनिकल शेप, दिस इज सिलेंड्रिकल शेप, है ना, दिस इज राउंड शेप. सो हर ट्री का जो शेप होता है दैट डिपेंड्स ऑन इट्स क्राउन. वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. क्वेश्चन पक्का आएगा एमसीक्यू में, 1 मार्कर में एक बार तो ये आता है. ठीक है, दैट व्हाट इज क्राउन, डिफाइन क्राउन, और एमसीक्यू में आ जाता है. ठीक है. नाउ बेटा ये अभी जो ये प्लांट्स लगे हुए हैं ना ये थोड़े दूर दूर है ना, बट फॉरेस्ट में तो दूर थोड़ी होते हैं. All the trees in the forest they are very close to each other. Now when these trees will come close to each other तो क्या होगा, ये crown साथ में आ जाएंगे ना, they will come close to each other, है ना, पूरा cover कर लेंगे. And then you will see something like this. Yes or no? Yes. This is the aerial view of the forest. अब हम जब ऊपर से देख रहे हैं तो हमको क्या ग्राउंड दिख रहा है नीचे का? दिख रहा है क्या? No, we can't see the ground. Yes. So here it is acting like a roof of the forest. ठीक है, and this is called canopy of the forest. Have a look here. Beta, the canopy of the forest is the uppermost layer of the trees or the other vegetation which forms a ceiling kind of structure. Ceiling मतलब छत, roof. ठीक है, और यहाँ पे होता क्या है, अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको ग्राउंड नहीं दिखाई देगा, और अगर अंदर चले जाओगे तो फिर ऐसे ऊपर देखोगे तो आपको स्काई भी नहीं दिखाई देगा, है ना. That's why it is a roof kind of structure. Got it? अब बेटा यहाँ पे ये ना uppermost layer लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा confusion है. प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड. यहाँ पे ये 2 अलग से ट्री दिख रहे हैं, ये वाले, ये जो अलग से आपको ऐसे हाई बोलने के लिए आ रखे हैं, है ना. दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ द रूफ. यस और नो? एक्चुअली कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो बहुत एक्स्ट्रा टॉल हो जाते हैं, जो पूरे रूफ से बाहर आके ऐसे हाई बोल रहे हैं. दीज ट्रीज आर कॉल्ड इमर्जेंट लेयर. ठीक है, ये वाले ट्रीज की जो लेयर होती है इसको इमर्जेंट लेयर बोला जाता है. इमर्ज कर रहे हैं ना ऊपर. यस, एक्चुअली दिस इज द टॉप मोस्ट लेयर. लेकिन ये हर फॉरेस्ट में नहीं होती. हर फॉरेस्ट में तो लंबे लंबे ट्रीज थोड़ी होते हैं, है ना. यस. सो कभी कभी किसी किसी फॉरेस्ट में एमर्जेंट लेयर इज द टॉप मोस्ट लेयर. अदरवाइज यूजुअली दिस कैनोपी इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट. ठीक है, कैनोपी है क्या? सीलिंग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. ठीक है, कैनोपी से होगा क्या, आपको ग्राउंड नहीं दिखाई देगा, ऊपर से देखोगे तो, नीचे से जाओगे तो आपको स्काई नहीं दिखाई देगा. ठीक है बेटा, कैनोपी एंड क्राउन, the difference between the two is very very important. You might see that in examination. और उसके अलावा भी अगर difference नहीं भी आया तब भी कई बार बच्चे कैनोपी और क्राउन में कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, दोनों सेम सेम लग रहे हैं ना, इसलिए. बेटा क्राउन सर पे रखा हुआ है ना, जो अलग से आपको डिजाइन दे रहा है. क्राउन इज द डिजाइनिंग ऑफ द सिंगल ट्री. कैनोपी इज द एग्रीगेशन ऑफ क्राउन. जब बहुत सारे क्राउन मिलके एग्रीगेट हो जाते हैं देन दे गिव द रूफ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड दैट इज कॉल्ड कैनोपी. गॉट इट? नाउ बेटा ये तो था ये टॉप वाली लेयर जो छत बना रही है, बट इसके अंदर भी तो दूसरे प्लांट होंगे ना. हर कोई प्लांट जाके इतना लंबा थोड़ी हो जाएगा छत बनाने के लिए, कुछ कुछ तो छोटे भी रह जाते हैं. Isn't it? Yes. So that's why we need to study about the stratification or layering of the forest. बेटा stratification word it is not given in NCERT, तो stratification नाम से क्वेश्चन नहीं आएगा, but yes layering आपको पता होने चाहिए. ठीक है, so let's find out what is the meaning of stratification or layering. बेटा stratification is actually it is defined as dividing a natural habitat into several layers depending on the height of the plants or vegetation of that area. है ना. अब ये लेयरिंग क्यों चाहिए, क्यों हमको डिवाइड करना है किसी नेचुरल हैबिटेट को?
ट्राई एंड अंडरस्टैंड। बेटा देखो, अगर आप फॉरेस्ट के अंदर जाओगे तो सबसे नीचे आपको क्या मिलेंगे? यूजुअली इंसेक्ट्स, है ना, आंट्स, सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स, ये सब। थोड़ा सा ऊपर जाओगे फिर क्या मिलते हैं? कैमिलियन, फ्रॉग, है ना, लिजर्ड्स, ये सब। थोड़ा और ऊपर चले जाओ, देन यू विल सी मंकीज, पैंडास, लाइक दिस। और सबसे ऊपर क्या मिलेंगे? फिर बर्ड्स, है ना। तो क्या होता है फॉरेस्ट में, ईच एंड एवरी लेयर इज टेकन अप बाय अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एनिमल। अब ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे जाएंगे नहीं, they go here and there for hunting and for other things, but when you talk about comfortable zone, so they are having a particular, they have taken up a particular layer so that they can live comfortably. Yes, and what happens with this? It allows minimization of competition for the space and for the food and all among the living organisms there. Got it? Yes, that's why layering is required, and the number of layer in a forest depends on what kind of vegetation it is having. कितने टाइप के ट्रीज हैं वहां पे, कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि लेयर्स कितने होंगे। ठीक है, नाउ हियर वी हैव टू स्टडी सम कॉमन लेयर्स व्हिच आर अवेलेबल इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, सो लेट्स गो फॉर द लेयर्स इनसाइड द फॉरेस्ट। हम ऊपर से शुरू करेंगे एंड वी विल गो टुवर्ड्स द ग्राउंड। गॉट इट? देखो, ये सबसे ऊपर वाला लेयर, ये कौन से हैं जो वैसे हाई बोलने आए थे? कौन से हैं ये? इमर्जेंट, है ना। सो दिस इज द इमर्जेंट लेयर। इमर्जेंट लेयर क्या होती है? वो बनी होती है सबसे टॉल वाले ट्रीज से, और सबसे टॉल जो ट्री होते हैं वो बहुत थोड़े होते हैं ना, हर कोई ट्री थोड़ा लंबा थोड़ी हो जाता है। यस, so emergent layer consists of very tall trees of the forest and these are few in number. थोड़े ही होते हैं ये, मैक्सिमम तो फिर इस वाले में आ जाते हैं, है ना। and this is canopy layer. इसको क्या बोलते हैं? canopy layer. I hope you now got to know what is canopy. ठीक है, what it is? The layer where crowns of most of the tree meet or aggregate together and they form a roof kind of structure of the forest. Got it? Now अब कैनोपी के नीचे ये वाली लेयर को क्या बोलेंगे? ये वाली, इसको बोलते हैं अंडर स्टोरी, अंदर की स्टोरी। ठीक है, देखो रूफ के बाद अंदर जाओगे तभी तो स्टोरी पता पड़ेगी ना, दैट्स व्हाई दिस इज अंडर की स्टोरी, सो अंडर स्टोरी। ठीक है, अंडर स्टोरी लेयर। इट कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो अबव द फॉरेस्ट। लेकिन देखो, बड़े तो हैं, फॉरेस्ट फ्लोर पे नहीं होंगे, जमीन पे नहीं होते हैं, ऊपर तो होते हैं, लेकिन ये क्राउन वाली लेयर से थोड़े छोटे रह जाते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं अंडर स्टोरी। हैव अ लुक। So it consists of plants that grow above the forest but lower than the canopy. Canopy वाले लेयर से थोड़े छोटे रह जाते हैं ये। ठीक है, now coming to the last one that is called forest floor. अब अगर छत है तो फ्लोर भी तो चाहिए ना। Yes, so forest floor. बेटा forest floor comprises of, so दो बार आ गया, forest floor comprises of the shed leaves, stem, barks on the top layer of the soil. देखो फ्लोर है तो सॉइल तो होगा ही, है ना, बट फॉरेस्ट में बेटा जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स गिरती हैं, बार्क, एवरीथिंग, व्हाटएवर डाइज देयर, एवरीथिंग कम्स टू द ग्राउंड एंड नोबडी इज गोइंग टू स्वीप इट, है ना। सो दैट्स व्हाई एवरीथिंग विल बी, यू विल गेटिंग इनसाइड द फॉरेस्ट फ्लोर. Got it? So out of all these layers, we have understood everything about the canopy layer already. Now we are going for the forest floor. बेटा forest floor is one of the most important topic और यहाँ से ना बहुत variety के question बनते हैं. So that's why we have to get into the detail of this forest floor. ठीक है? So let's get started. The spongy carpet of the forest. बेटा forest में कभी गए हो? If you will walk there ना, your foot will sink inside. जैसे नॉर्मल प्ले ग्राउंड में चलते हैं ना, प्ले ग्राउंड या नॉर्मल ग्राउंड में, वैसा नहीं होता, वहां पर ऐसे बिल्कुल स्पॉन्जी सा फील होता है. वाई? Because all the dead leaves, plants, dead remains of the plants and animals, everything is lying down there. कोई जाके वहां सफाई थोड़ी करके आ रहा है. Yes, so that's why these all things make the floor spongy. ठीक है, अब हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर की. बेटा अगर डेड एंड डिकेइंग मैटर कहीं पे बहुत देर पड़ा हो तो क्या होता है? वहां से स्मेल आती है ना. इट मेक्स द, इट पोल्यूट्स द एनवायरमेंट, नोबडी कैन सर्वाइव देयर. बट फॉरेस्ट के अंदर ऐसा तो नहीं होता. तो वेयर दिस डेड एंड डिकेइंग मैटर इज गोइंग? एक्चुअली this dead and decaying matter is converting into humus. This word humus, 100% it is a part of your examination. पढ़ लो अच्छे से. ठीक है, देखो, the dead and decaying matter is converted into dark colored soluble organic matter which provides nutrient to the soil. बेटा देखो, इसको हम थोड़ा ब्रेक करके देखते हैं. dead and decaying matter था, वो कन्वर्ट किस में हुआ? डार्क कलर सब्सटेंस में. इसका मतलब ह्यूमस कैसा है? डार्क कलर का होता है. ठीक है, और क्या होता है वो एक ऑर्गेनिक मैटर होता है विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट टू द सॉइल. इसका मतलब ह्यूमस इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, विच मेक्स द सॉइल फर्टाइल एंड ऑल्सो इट इज द कॉम्पोनेंट ऑफ सॉइल. बेटा डेड एंड डिकेइंग मैटर अगर ह्यूमस में जैसे कन्वर्ट होता है ना, फिर वो सॉइल का ही पार्ट हो जाता है एक तरह से. ठीक है, दैट्स व्हाई. और कौन करता है ये काम? दिस इज डन बाय डिकम्पोजर्स. Got it? The decomposers convert this dead and decaying matter into that dark color substance which is called humus.
गॉट इट? अब हमने ये पूरे ह्यूमस को ना एक्सप्लेन 2 लाइन में किया. अगर ये 2 मार्कर आता है तो देन दिस इज द आंसर. बट अगर 1 मार्कर में डेफिनेशन लिखने को आएगा तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? लेट्स फाइंड इट आउट. सो हाउ यू विल डिफाइन ह्यूमस? ह्यूमस इज अ फर्टाइल डार्क कलर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ द सॉइल. मैंने क्या बताया? सॉइल एक बार जैसे ह्यूमस बना तो वो सॉइल का ही पार्ट हो जाता है ना? सो दैट्स व्हाई ह्यूमस इज अ फर्टाइल डार्क कलर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ द सॉइल मेड बाय द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर. ये डेफिनेशन को कहीं लिख लो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलो. नाउ बेटा ये जो डिकम्पोजर्स हम बार बार बोल रहे हैं ये होते क्या हैं? लेट्स फाइंड देम आउट. डिकम्पोजर्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट ब्रेक डाउन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट दैट इनटू ह्यूमस. बेटा दिस लाइन वी आर गोइंग टू यूज इट नंबर ऑफ टाइम्स आफ्टर दिस ऑल्सो. ठीक है, तो इसलिए एक बार अच्छे से पढ़ लो. क्या है डिकम्पोजर्स? ऑर्गेनिज्म. क्या करते हैं? दे कन्वर्ट द डेड एंड डिकेइंग मैटर इनटू ह्यूमस. ठीक है. नाउ व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट? कौन से ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर्स होते हैं? यूजुअली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई, है ना? लेकिन इसके अलावा कुछ इंसेक्ट भी डिकम्पोजर्स हो सकते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म, सेंटीपीड, टर्माइट. दे ऑल्सो फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, दैट्स व्हाई. ठीक है. अदर देन दिस, what is the significance of decomposer? Decomposers aid in recycling the nutrients. बेटा ये वाला लाइन अपने आप में एक क्वेश्चन है. ठीक है, हाउ डिकम्पोजर्स एड इन रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स और हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिसाइकल्ड इनसाइड द फॉरेस्ट. इसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में. ठीक है, अभी के लिए आगे देखो. व्हाट एल्स डिकम्पोजर्स आर हेल्पफुल इन? बेटा डिकम्पोजर्स along with scavengers are also known as environment cleaner. अगेन 2 मार्कर क्वेश्चन बनता है यहाँ से. Why they are called environmental cleaner? बेटा देखो फॉरेस्ट में जाके कोई सफाई करके तो आ नहीं रहा, बट स्टिल फॉरेस्ट इज क्लीन, है ना? इट प्रोवाइड्स गुड कंडीशन टू सर्वाइव देयर फॉर एनिमल्स. हाउ? एक्चुअली scavengers they consume the dead organism, है ना? They consume all the dead remains of the animals and prevent them from accumulating. बेटा अगर देखो बहुत सारे dead bodies अगर एक साथ animals के आ जाएंगे तो कोई रह पाएगा वहां पर? No. But what happens? They consume them. So that's why they prevent them from accumulating. इकट्ठा होने से रोक लेते हैं. ठीक है. Now what decomposers are doing? Decomposers are decomposing the dead remains. जो बचा खुचा होता है वो सारा ये डिकम्पोज कर लेते हैं. So these two together are actually cleaning the forest. That's why they are called forest or environment cleaner. Am I clear? Now बेटा अभी ये तो हम सिर्फ डिकम्पोजर्स और स्कैवेंजर्स की बात कर रहे हैं, बट इसके अलावा भी there are lots of other animals which are staying inside the forest. Yes or no? Yes. So let's find out about them. Forest lifeline for the dwelling communities. Dwelling communities मतलब we are talking about such organisms which live there comfortably and move around here and there. ठीक है. Now how these forests are lifeline for them? Let's find it out. बेटा forests are habitat of many kinds of animals. We know that, है ना? Habitat मतलब the comfortable natural home. पढ़ा हुआ है क्लास 6 में, उसका टॉपिक था. Yes? Yeah. So forests are the habitat of many kinds of animals. Now forests provide favorable environmental conditions such as food, shelter, water. Everything is provided inside the forest for those animals, है ना? किसी भी एनिमल को फॉरेस्ट के बाहर नहीं आना पड़ता किसी भी नीड के लिए. Everything is available inside only. Got it? Now the trees inside the forest act as the shelter, है ना? वो एज अ शेल्टर काम करते हैं. And variety of plants and animals are their food. ठीक है. देखो बेटा कुछ एनिमल्स प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं और कुछ एनिमल दूसरे एनिमल पर डिपेंड करते हैं. Isn't it? So everything is catered inside the forest. But how? It is done with the help of food chain. ठीक है, फूड चेन चलती है फॉरेस्ट के अंदर. So here we are going to talk about the food chain in the forest. ठीक है. देखो बेटा फूड चेन होती क्या है? पहले तो food chain is actually the dependency of one animal on other organism, है ना? देखो कैसे different organism present in the on the earth are dependent on each other for their food, है ना? For instance herbivore, पता है आपको herbivore कौन होते हैं? They feed on plants and carnivore depends on the herbivores, isn't it? So this chain continues and this only is called food chain. What is the definition? This chain of organism being dependent on each other for their food is called food chain. Means the dependency of the organism on each other for the food is food chain. ठीक है. कुछ कॉमन सी फूड चेन हम फटाफट से देख लेते हैं. ये देखो सिंपल है. ट्री को खाया हर्बीवोर ने, हर्बीवोर को खाया कार्निवोर ने, है ना? और देखो इसी के लेंथी फॉर्म भी हो सकता है. Here plant eaten by grasshopper, eaten by frog, then followed by snake and then followed by eagle, है ना?
अगेन अ फूड चेन, फ्लो ऑफ एनर्जी. यस, एक और देख लेते हैं. ये देखो, कैरेट eaten by rabbit, then eaten by fox, and then eaten by lion. So again, here is a food chain. Yes. Now, other than this, if you know any other food chain, tell me right now. Pause this video and comment. Got it? Now, have a look here. बेटा देखो यहाँ पर प्लांट ग्रो हुआ, प्लांट को बाकी सारे एनिमल्स ने खाया, फिर एनिमल्स को दूसरा एनिमल ने खाया, एंड दिस फूड चेन इज गोइंग ऑन. बट द क्वेश्चन इज हाउ प्लांट्स आर ग्रोइंग. प्लांट्स आर ग्रोइंग बाय एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, है ना. और देखो फॉरेस्ट में कितने सारे प्लांट्स होते हैं. अब सारे के सारे ट्रीज ने, प्लांट्स ने अगर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया तो फिर तो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाने चाहिए ना फॉरेस्ट के, बट ऐसा होता नहीं है. सो हाउ द सॉइल इज अगेन गेटिंग द न्यूट्रिएंट्स. लेट्स फाइंड इट आउट हियर विद द क्वेश्चन हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिसाइकल्ड इनसाइड द फॉरेस्ट. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, जहां पे डिकम्पोजर हम पढ़ रहे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया. ठीक है, देखो. सो हाउ दीज न्यूट्रिएंट्स आर बीइंग रिसाइकल्ड. एक बार फटाफट से दोबारा से फूड चेन को देखते हैं. ठीक है, देखो बेटा यहां पर सॉइल है, सॉइल से न्यूट्रिएंट किसने लिए, प्लांट ने ले लिए, है ना, एब्जॉर्ब कर लिए. दिस न्यूट्रिएंट्स आर नाउ ट्रांसफर टू ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर अगेन टू फ्रॉग, टू स्नेक, टू ईगल, एंड देन दिस इज अ मशरूम, मशरूम इज अ फंजाई. तो यहां पर फिर ये डिकम्पोजर्स आ गए, है ना. अब ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स वन डे दे विल डाई, है ना. एवरी ऑर्गेनिज्म विच इज प्रेजेंट दे विल डाई वन डे, एंड देयर डेड रिमेन्स विल बी डिकम्पोज्ड बाय डिकम्पोजर्स. एंड डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, उसको टर्न करते हैं ह्यूमस में. एंड ह्यूमस इज अ फर्टाइल सब्सटेंस, इजंट इट. इट इज कंटेनिंग ऑल द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. सो it is again getting back to the soil. So that's why due to this food chain cycle only the nutrients are getting recycled inside the forest. Got it? पढ़ लो एक बार फटाफट से. The nutrients present in the soil are used up by the plants, passes to the organisms, है ना, through the food chain, है ना. food chain से शुरू होता है. When all these organisms die, the remains are turned into organic matter by the decomposers. Humus again provide the nutrient back to the soil. So this way, this whole nutrient cycle keeps on going inside the forest. Am I clear? Now, बेटा देखो हमने ये तो पढ़ लिया कि how these forests are useful for animals. But are these animal also helpful for forest? Animals किस तरीके से forest की help कर सकते हैं? Let's find it out. ये देखो, how animals are helpful for the forest. बेटा reproduction in plant, this chapter you have already studied, है ना, and there you understood about the significance of seed dispersal, and one of the agent of seed dispersal were animals. Yes, so animals here help in the seed dispersal, and that's why you can see such variety of vegetation inside the forest. Got it? Other than this, the droppings of the animals act as a manure. Beta, dropping means excreta, the waste product that act as a manure and makes the soil fertile. ठीक है, इसके अलावा एक तो हम पढ़ चुके हैं. The dead remains of these animals are decomposed by decomposers and turned into humus to make the soil fertile again. Got it? इसके अलावा एक और है जो कि बहुत सिंपल है. कौन सा? They provide carbon dioxide for the plants. ठीक है, so these are some of the ways where animals are helpful for the forest. Got it? Now, beta, we got to know that how forests are helpful for the animals and how animals are helpful for the forest. That's why it is called dynamic living entity. 3 मार्कर क्वेश्चन या फिर केस स्टडी यहां से बनता है. ठीक है, और इसका बड़ा लंबा आंसर है. अगर आपको कभी टीचर ने लिखवाया होगा तो एटलीस्ट 1 पेज का आंसर हो जाता है इसका, बट अगर पढ़ के देखोगे ना तो कुछ भी नहीं है. लेट्स फाइंड इट आउट. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनेमिक लिविंग एंटिटी. अंडरस्टैंड, डायनेमिक मतलब जो कंटिन्यूस चेंज होता है उसको बोलते हैं, है ना, स्टैटिक नहीं रहता. देखो लाइफ इनसाइड द फॉरेस्ट कीप्स ऑन चेंजिंग. ओल्ड आर डाइंग, द न्यू आर कमिंग. यस, सो दैट्स व्हाई इट इज चेंजिंग. हैव अ लुक हियर. Forest is called dynamic living entity because it is full of life, vitality and it is continuously changing, constantly changing. ठीक है, अब ये होता कैसे है? Let's find it out. देखो कितना लंबा आंसर है. अब पढ़ के देखें, पढ़ के देखो तो कुछ भी नहीं है. जो हमने ऑलरेडी इतनी लाइन बोली ना, सब वही दोबारा लिखना है. देखो, all the organisms, whether they are plants and animals, they are interdependent on each other. Yes. Now, herbivores are dependent on plants. Carnivores are dependent on herbivores. Both will die and decomposers will decay all those into humus. Humus, these dead and decaying matter and animal excreta enables the growth of the plant in turn, है ना, वही उनको fertile soil देते हैं. Yes, so what is happening? Everything is interdependent on each other. That's why it is called dynamic living entity. कुछ difficult था, ये तो पहले से पढ़ रहे हो, है ना. Plant grow हुए, herbivore ने खा लिया, herbivore को carnivore ने खा लिया, सारे dead decomposer.
again soil fertile, again plant growing. So again this whole cycle we have to tell, and we have to tell that how this life is going on inside the forest, and that's why it is called living dynamic living entity. अगर याद करने के लिए आपको चाहिए, खुद से नहीं बना सकते हैं तो आप यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, अदरवाइज आई वुड सजेस्ट राइट डाउन योर ओन आंसर. ठीक है, इट इज अ ओपन क्वेश्चन, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं होता, यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स. गॉट इट? चलो, नाउ मूविंग फॉर द अनदर क्वेश्चन, व्हाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स. लंग्स क्या होते हैं बेटा? हमारे लंग्स क्या करते हैं? दे आर डूइंग द गैसियस एक्सचेंज, है ना. वी आर इनहेलिंग O2 and we are giving out CO2. The same thing is happening in the forest also. Here the trees inside the forest, they are giving out which gas? Oxygen. And the animals are consuming that oxygen, and then they are giving out carbon dioxide, and again plants are taking that. So continuously this cycle is going on. Yes, that's why forests are called green lungs. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो ये साइकिल बना के आ जाना, बट एनिमल और प्लांट बनाने की जरूरत नहीं है, बस लिख लेना. राइट डाउन हेयर एनिमल स्पेलिंग, हेयर प्लांट स्पेलिंग. ठीक है, बस. ठीक है, हैव अ लुक हियर. The plants inside the forest provide oxygen to the animal. The animals in turn provide carbon dioxide. This keeps the balance of oxygen and carbon dioxide and maintains the atmosphere inside the forest. ठीक है, ये पूरी की पूरी जो साइकिल है वहां पे मेंटेन करती है क्या? वहां का एनवायरमेंट, वहां का फ्रेश एयर. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ग्रीन लंग्स. एम आई क्लियर? चलो बेटा, we got to know that how forests are helpful for the animals and how animals are helpful for the forest, how they are dependent on each other, है ना. But why we are getting so much worried about the forest? हमसे इतनी दूर है फॉरेस्ट, हमारे आसपास थोड़ी है सिटीज में, बट हमको इतनी टेंशन क्यों हो रही है? Let's find it out how forests are helpful for us, what they are doing for us. बेटा इस टॉपिक को समझने के लिए ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजिन अ लैंड वेयर देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रीज एंड अ लैंड वेयर देयर आर नो ट्रीज. ठीक है, बस इसको इमेजिन करते हुए चलो, आपको सब कुछ बड़ी इजीली समझ में आ जाएगा. और यहां से यू विल सी वन क्वेश्चन डेफिनेटली इन योर एग्जामिनेशन. देखो कैसे. फर्स्ट, फॉरेस्ट हेल्प इन इंक्रीजिंग द वाटर टेबल. पहले तो समझो वाटर टेबल क्या होता है. वाटर टेबल मतलब अंडरग्राउंड वाटर. जो हैंडपंप से पानी निकालते हैं ना, हैंडपंप या मोटर से, वो कहां से आ रहा है? वो जमीन के अंदर से आ रहा है ना, दैट इज अंडरग्राउंड वाटर. ठीक है, और जहां पर भी फॉरेस्ट होंगे वहां पर वो अंडरग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा होता है, उसका लेवल बहुत ज्यादा होता है. नाउ अंडरस्टैंड व्हाई. बेटा wherever there will be forest, जहां पे बहुत सारे पेड़ होंगे, वहां पे अगर रेन होगी तो वो रेन क्या डायरेक्टली ग्राउंड में जाएगी? नो, it will fall on the trees and leaves. Now what will happen? In a plain ground where there are no trees, if rain will stop, तो water supply will stop suddenly. एकदम से जैसे बारिश खत्म तो सप्लाई भी खत्म. लेकिन फॉरेस्ट में क्या होता है? बिकॉज द वाटर इज फॉलिंग ऑन द ट्रीज, slowly after this rain will stop, even then there will be a slow supply of water because the water is still there in the leaves and bark. Yes or no? So what happens? Dense forest allow the rain water to fall slowly and it supply it for a longer time. ठीक है. Second thing, the humus present in the ground which is spongy. बेटा स्पॉन्ज क्या करता है? अगर पानी में डालो तो सारा का सारा पानी सोख लेता है ना. It absorbs the water. The same thing is done by the humus. Humus makes the ground spongy and so it acts as a natural absorber of water and allow the rain water to seep inside the earth. बेटा बहुत देर तक उसको पानी को वो होल्ड करके रखता है वो स्पॉन्ज, और फिर धीरे धीरे पानी ग्राउंड के अंदर सीप होता रहता है. Thus it increase the water table of the forest area. Got it? Now what else? Next, forest helps in controlling the floods. कैसे? फ्लड्स तो बहुत दूर आते हैं, फॉरेस्ट में थोड़ी फ्लड आता है. फॉरेस्ट फ्लड तो दूर आता है ना, लेकिन कैसे? हाउ इट इज कंट्रोलिंग? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड. अगेन द फर्स्ट लाइन इज सेम. फॉरेस्ट अलाउ द रेन वाटर टू गो स्लोली. बेटा देखो, अगर एकदम से रिवर का वाटर लेवल बढ़ जाएगा तो फ्लड आएगा ना. लेकिन फॉरेस्ट में क्या होता है? पानी एकदम से नहीं फॉल होता ग्राउंड पे, धीरे धीरे फॉल होता है. सो फिर वो धीरे धीरे ड्रेन में बहुत धीरे धीरे होगा, है ना, टू द नियर बाई वाटर बॉडीज. दैट इज द रीजन. लेट्स रीड इट आउट. Dense forest allow the rain water to fall slowly, so prevents the sudden flow of water in the nearby stream. है ना, एकदम सडन फ्लो नहीं होता पानी का. Then spongy forest of the again humus, है ना, तो spongy bed of the forest absorbs a lot of water. अगर सारा ज्यादातर पानी absorb हो गया फिर तो बहेगा ही नहीं, है ना. So these are the two ways how the forest controls the flood. Am I clear? Next, soil erosion. देखो बेटा, सॉइल इरोजन इज द
रिमूवल ऑफ द टॉप फर्टाइल लेयर, है ना। अब देखो टॉप फर्टाइल लेयर कैसे जाएगी, जब उसको कोई बहुत जोर से हिट करके बहा के ले जाएगा। बट फॉरेस्ट में क्या हो रहा है, देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रीज, रेन वाटर इज नॉट हिटिंग द ग्राउंड इवन, है ना। तो वैसे ही रेन वाटर डायरेक्ट नहीं जाएगा तो सॉइल अपर लेयर तो जाएगी नहीं। सेकेंड थिंग, देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रीज, सो बिग बिग रूट्स आर देयर विच आर बाइंडिंग द सॉइल, ठीक है। सो दीज आर द टू रीजंस व्हाई इट प्रिवेंट्स द सॉइल इरोजन। हैव अ लुक, dense forest don't allow the rain water कुछ गड़बड़ हो गई, dense forest don't allow the rain water to hit the ground directly, and then roots of the trees binds the soil, so don't allow the upper layer to wash away, ठीक है। so these are the two reasons, got it। now we got to know that forest is helping us in increasing the water table, preventing the flood, preventing soil erosion, maintaining the oxygen and carbon dioxide balance. What else? Other than this, forest brings rain. Yes, forest brings a lot of rainfall due to two phenomenon, that is evaporation and transpiration. दोनों ही पहले से पढ़े हुए हैं, पढ़े हैं ना। Yes, what is evaporation? Conversion of water into water vapors, है ना। देखो बेटा, फॉरेस्ट में पानी का सप्लाई बहुत देर तक रहता है, अभी हमने पढ़ लिया था। So when water will stay for a longer time in an area, lots of evaporation will happen, है ना। All the evaporated water, where it is going? To the clouds. Yes, ट्रांसपायरेशन में क्या होता है, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स इटसेल्फ, है ना। प्लांट की बॉडीज में, प्लांट्स में स्ट्रोमेटा होते हैं जहां से वाटर लॉस होता है धीरे धीरे। यस, सो दैट इज ऑल्सो लीडिंग टू बेसिकली इवेपोरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, सो लॉट्स ऑफ रेन, करेक्ट। अदर देन दिस, फॉरेस्ट एक्ट एज अ नेचुरल एब्जॉर्बर फॉर नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है बेटा। जहां पर भी बहुत सारे पेड़ एक साथ होते हैं, दे एक्ट एज अ नेचुरल एब्जॉर्बर, वो नॉइज को ना एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। सो दे हेल्प इन डिक्रीजिंग द नॉइज पॉल्यूशन ऑल्सो, ठीक है। नाउ अदर देन दिस, व्हाट वी आर टेकिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट, बेटा ये तो वो चीजें हैं जो फॉरेस्ट हमारे लिए कर रहा है। अब हम क्या क्या ले सकते हैं फॉरेस्ट से, हियर इज द लिस्ट। वी आर गेटिंग फूड फ्रॉम द फॉरेस्ट, पेपर, जा जाके पेड़ काट के पेपर बनाते हैं, है ना। स्पाइसेस, वुड, रबर, गम्स, so these are the things that we are going and getting from the forest, है ना। and here comes the human needs and greeds। बेटा अगर सिर्फ नीड के लिए काम करें फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन हम ग्रीड के लिए भी काम करना शुरू करते हैं, एंड देन इट हैपन्स व्हाट, डिफॉरेस्टेशन। बेटा डिफॉरेस्टेशन इज द मास कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट, है ना। और होती क्यों है, लेट्स फाइंड आउट। द फर्स्ट एंड मेन रीजन इज अर्बनाइजेशन। इतनी सारी पॉपुलेशन है, सभी को घर चाहिए, सभी को कंफर्टेबली भी रहना है ना। सो देन व्हाट हैपेंस, अर्बनाइजेशन। अर्बन हम सिटीज बनाते हैं पेड़ों को काट काट के, ठीक है। व्हाट इज हैपनिंग, नीड ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, बिल्डिंग्स, दिस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एवरीथिंग इज लीडिंग टू द कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, गॉट इट। अच्छा, उसके बाद अगर सपोज बिल्डिंग बन गई तो बिल्डिंग के अंदर फर्नीचर भी तो चाहिए, सो फर्नीचर इज द सेकेंड रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन, गॉट इट। इसके अलावा फॉर एग्रीकल्चर यूज, बेटा नॉर्मली हम ऐसा देखते नहीं क्योंकि हम सिटीज़ में रहते हैं, बट जो विलेजर्स होते हैं, जहाँ विलेजेस होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, लोग अपने लैंड को धीरे धीरे, जो आसपास का फॉरेस्ट होता है ना, उसको थोड़ा थोड़ा काट काट के इलीगली अपने लैंड को बढ़ाते रहते हैं फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन। ओवर ग्रेजिंग, लॉट्स ऑफ पीपल जस्ट लीव देयर कैटल इन द फॉरेस्ट बिकॉज कहीं और से तो ग्रास मिलेगी नहीं। तो होता क्या है, कई बार जो अपर लेयर होती है, जो फोटोसिंथेसिस कर सकती है, वो सारी सारी गायब हो जाती है। सो ओवर ग्रेजिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन। देन लास्ट इज फॉरेस्ट फायर। सम टाइम सम सडन एक्सीडेंट माइट हैपन इन द फॉरेस्ट, इससे क्या क्या होता है, पूरा का पूरा फॉरेस्ट एक बार में ही पूरा गायब हो जाता है, जल जाता है, ठीक है। सो फॉरेस्ट फायर, गॉट इट। नाउ व्हाट विल हैपन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, क्या हो सकता है उससे, लेट्स फाइंड इट आउट। सो इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ठीक है बेटा। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए ना, जो हमने पहले जो यूजेस पढ़े फॉरेस्ट के, बस उसको उल्टा कर दो, ठीक है। लेट्स फाइंड इट आउट। द फर्स्ट वन इज इंक्रीज्ड लेवल ऑफ CO2। बेटा फॉरेस्ट, दे आर टेकिंग ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग अस ऑक्सीजन, दस मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द एयर, है ना। लेकिन अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो CO2 एब्जॉर्ब नहीं होगी, सो इंक्रीज्ड लेवल ऑफ CO2, द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, व्हाट इज दिस, ड्रॉट कंडीशन, सूखा, है ना। दिस फॉरेस्ट ब्रिंग्स रेन, अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, रेनफॉल कम हो जाएगा, सो ड्राउट, ठीक है। अदर देन दिस, व्हाट इज दिस, फ्लड। फॉरेस्ट हेल्प इन प्रिवेंटिंग द फ्लड। फॉरेस्ट नहीं होंगे तो आसपास के एरिया में फ्लड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। व्हाट एल्स, दिस, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जितने हिस्से में फॉरेस्ट कटा हुआ है, देखो सारा का सारा सॉइल इरोड हो गया है, सॉइल इरोजन, ठीक। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, the animals of that area will lose their habitat, है ना। उनसे उनका शेल्टर छिन जाएगा अगर डिफॉरेस्टेशन होता है तो, ठीक है। एंड वेयर दे विल कम, दे विल कम टू अस,
and then we will be in the danger. Got it? So these are the effects of deforestation, and with this we are done with the chapter. I hope you were able to understand that what type of question you might expect in your examination and how to answer them also. Okay? Even then, if you're having any doubt, you can always comment. I will try to revert back. And yes, like and subscribe. If you have understood the video, share it among your friends so that more and more students can take the benefit. Got it? Chalo, take care. Bye bye.